बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। कल हम लोग पीएच और पीओएच के फार्मूले तैयार कर चुके हैं और उसके ऊपर नेक्स्ट हमारे पास एक प्रूफ आता है जो 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको बुक में बच्चों साइड पे कहीं किसी एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व फॉर्म में मिलेगा, इसलिए बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये बच्चों आपकी बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व हैं उनके अंदर ये सॉल्व फॉर्म में मौजूद है। अब हमारे पास पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसका फार्मूला एक हमने कल याद किया था बच्चों। हमें पता है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी हम लिख सकते थे, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होता है KW के। और हम लास्ट टाइम KW बच्चों हम लिख चुके हैं कि KW किस चीज़ के इक्वल है। ये साइड पे हम बता देते हैं कि KW आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहलाता है। ये जो हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है ये बेसिकली इक्वल होता है 1 × 10⁻⁻14 के। ये हमारे पास है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको देखें तो हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा KW की जगह हम लिख देंगे 10⁻⁻14, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड पे लॉग ले लें तो फिर ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड पे इसमें लॉग अप्लाई कर दें तो यही फार्मूला हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में बन जाएगा, लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा लॉग 10⁻⁻14 के। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया। अब आपको मैट्रिक में 2 फार्मूले याद करवाए जाते हैं। log A इंटू बी क्या होता है बच्चों, log A प्लस log B। तो ये साइड पे आप उसको हिंट्स में बता सकते हैं कि हमें एक फार्मूला याद है, log A इंटू बी इक्वल होता है log A प्लस log B के। ये हमारे पास है। एक और फार्मूला भी आप बता सकते हैं, log x की पावर n हो, जैसे ये 10⁻⁻14 है, x की पावर n हो तो ये बन जाता है n log x, यानी पावर शुरू में आ जाती है। तो इन फार्मूलों को अगर हम अप्लाई करें तो ये मेरे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे बन जाएगी, log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस log OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा -14 log 10 के, -14 log 10, क्योंकि log x की पावर मैंने ये लिख दिया। ये साइड पे आप उसे हिंट्स में बता सकते हैं कि ये साइड पे हमने लिखा हुआ है। आपको ये भी पता है कि log 10 इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए वहाँ पे भी अगर हम जाएं तो ये log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस log OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपके पास इक्वल हो जाएगा -14 × 1। आपने तो प्रूव करना है pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कैसे प्रूव हो, तो माइनस को साइन ख़त्म करना है बच्चों। वहाँ -14 आ रहा है, यहाँ +14 है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1। अगर इसे -1 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, -log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस माइनस ही होता है लेकिन मैं इसको ज़रा ऐसे बना देता हूँ, -log OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इसी तरीके से इक्वल टू 14 हो जाएगा।
अच्छा -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग H पॉजिटिव, कल फार्मूला आपने पढ़ा है, साइड पे हम ये बता सकते हैं उसको कि हमने एक pH का फार्मूला याद किया हुआ है। pH इक्वल होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव के, और ये भी बता सकते हैं कि POH इक्वल होता है, ये कल फार्मूले हमने याद किए हैं नेक्स्ट इससे लास्ट लेक्चर में, माइनस लॉग OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। अब हम इस तरह देखें तो ये हमारे पास इस जगह बन जाएगा pH, ये pH हो जाएगा, प्लस इस जगह पे माइनस लॉग OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन POH के बराबर हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया pH प्लस POH इक्वल टू 14। ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि फेडरल बोर्ड में बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंटरलिंक करके वो चीज़ें पूछ लेता है। इसलिए जब आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो पास्ट पेपर को ज़रूर एक दफ़ा नज़र मारें, तो आपको पता चलेगा कि वो न्यूमेरिकल में वैल्यू भी चेंज कर देता है। कंसेप्ट उसका जो है वो हमारी किताब में मौजूद होता है। तो एक टॉपिक ये आपका कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक है उसको हम देखने जा रहे हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बुक में नज़र आ रही है बच्चों, वो है टाइट्रेशन। यानी कभी कभी पूछ सकता है कि टाइट्रेशन है क्या चीज़। तो हम नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। टाइट्रेशन बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये एक मेथड है जिसके अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसका वॉल्यूम हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन अदर सॉल्यूशन जिसका बेसिकली हमें जो है वॉल्यूम नोन होता है, जो कि बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं। बुक में अगर आप डेफिनेशन देखें तो कुछ डेफिनेशन इसकी ऐसे की जाती है, मेथड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी आपको बच्चों पहले से गिवन होती है। Method to find volume of standard solution react completely with known volume of, जिसका वॉल्यूम आपको पता है, known volume of an other solution, known volume of an other solution is called titration। ये इसकी डेफिनेशन हम कुछ करते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना होता है, और एक सॉल्यूशन और होता है जिसका वॉल्यूम हमें पहले से मालूम होता है। इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी होती है बच्चों, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन भी होती है, लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्म कराई जाती है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं, जबकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में एसिड और बेस यूज़ होता है। बच्चों ये प्रोसेस परफॉर्म कैसे करना होता है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने टाइट्रेशन परफॉर्म की होगी। सबसे पहले एक ब्यूरेट लिया जाता है, आपने लैब में देखा होगा ब्यूरेट होता है। उस ब्यूरेट के अंदर आपने क्या करना होता है, एसिड ऐड करना होता है। आमतौर पर एसिड को ब्यूरेट में ऐड किया जाता है। नीचे आपके पास कोनिकल फ्लास्क होती है, कोनिकल फ्लास्क में आप बेस ऐड करते हो और वो 10 ml पिपेट के ज़रिए उसका वॉल्यूम नोट करते हैं। तो 10 ml वॉल्यूम जो है वो हम बेस का लेंगे इन कोनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होगी, बेसिकली एसिड मौजूद होगा। और अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रिएक्ट करा रहे हैं तो फिर हम फिनाफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वीक एसिड है या वीक बेस है तो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करेंगे। हमारी बुक ने फिनाफ्थलीन इंडिकेटर की बात की है। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हम फिनाफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। और आपको पता है फिनाफ्थलीन बेस के अंदर जो कलर देता है वो बेसिकली पिंक कलर देता है, जबकि एसिड के अंदर जो उसका कलर आता है वो बेसिकली कलरलेस हो जाता है। तो लाइट पिंक यानी आप समझ लें कलरलेस सोल्यूशन पे जाके हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें होता ये है कि एक फार्मूला हम फिर पुट करते हैं, और एक फार्मूला ये होता है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं बेस के बारे में लिख दूँ, ये मेरे पास बेस के बारे में है और ये एसिड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपसे कहता हूँ इसमें आप ये बताएं कि ये जो हमारे पास
M1 क्या है, तो आप कहते हैं मोलैरिटी ऑफ बेस। ये हमारे पास है मोलैरिटी ऑफ बेस, M1 मोलैरिटी ऑफ बेस। अच्छा, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस टेकन इन अ कोनिकल फ्लास्क। वॉल्यूम ऑफ बेस यानी आमतौर पर ये 10 ml लिया जाएगा, कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। इसी तरीके से M2 ये आपने फाइंड करना है, सपोज करें मोलैरिटी ऑफ एसिड आपने फाइंड करनी है, सपोज कर लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ किसी की भी फाइंड हो सकती है, एसिड की जगह बेस की भी हो सकती है, मोलैरिटी आपने फाइंड करनी है। ये मोलैरिटी ऑफ बच्चों ये क्या कहलाती है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि M2 जो आपने फाइंड करना है ये क्या चीज़ है, तो ये मोलैरिटी ऑफ एसिड है। ये हमने सपोज करते हैं फाइंड करनी है, मोलैरिटी ऑफ एसिड। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड फ्रॉम ब्यूरेट। ये ब्यूरेट के अंदर से वॉल्यूम कितना यूज़ करेंगे उसको हम बेसिकली वो वॉल्यूम V2 होगा। तो हम इससे M2 जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, या बाज़ दफ़ा M1 फाइंड करना हो तो ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, वैसे तो कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बातें इस पे की हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको आप देख लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही चीज़ आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं जो आपको फोकस करनी है कि आपको मल्टीपल चॉइस में काफ़ी काम आ सकती हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, बच्चों ये इस नाम से बहुत कम आएगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के नाम से ये टॉपिक बोर्ड में बहुत कम आता है। ये डिस्कस कैसे आता है, वो कहता है डिस्कस आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिस्कस आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसलिए इसको ये भी नाम दिया जा सकता है आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं लोग इसको, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी बोला जा सकता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, के से। मैं आपसे कहता हूँ यार KW क्या है, तो आप कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Ka क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये क्यों फाइंड कर रहे हो, आप कहते हैं इससे हम एसिड की स्ट्रेंथ बताएंगे। अगर किसी एसिड का Ka बड़ा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, अगर Ka छोटा होगा तो एसिड वीक होगा। एक तो हमें यहाँ से ये पता चलता है, हम इसलिए इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगर हमें दो एसिड दे दिए जाएँ तो हमें कहा जाए कि कौन सा एसिड इनमें से स्ट्रांग है, तो उनकी Ka की वैल्यू चेक करेंगे। Ka की वैल्यू जिसकी जितनी बड़ी होगी वो इतना स्ट्रांग एसिड होगा। तो Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के। बच्चों हमें वैसे तो याद है कि स्ट्रांग एसिड वो होते हैं, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन कल आपने पढ़ी है एक, एबिलिटी ऑफ एसिड टू डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड, एबिलिटी ऑफ एसिड टू डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कहते थे। किसी एसिड की वो एबिलिटी जिससे वो प्रोटॉन डोनेट करता है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाती है। और जो एसिड जितना आसानी से जितना जल्दी प्रोटॉन लूज़ करता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। जैसे हमें पता है HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं क्योंकि ये जल्दी प्रोटॉन लूज़ करते हैं। जबकि हमारे पास इसी कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास वीक एसिड में एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड वीक एसिड है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने लिखा था कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड है। इसी तरीके से एक और एसिड फास्फोरिक एसिड H3PO4 वो कंपैरिजन में वीक एसिड में आते हैं क्योंकि वो जल्दी प्रोटॉन लूज़ नहीं करते। ये तो लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं। तो किसी हमारे पास Ka कैसे फाइंड किया जाता है, तो कोई भी एसिड है बच्चों उसको जनरल फॉर्म में HA से डिनोट करते हैं। अच्छा HA की जगह मैं X भी लिख सकता हूँ, ये X लिखना चाहूँ तो X लिख दूँ, HA लिखना चाहूँ तो लिख दूँ। H पॉजिटिव पार्ट है, X नेगेटिव पार्ट है। अच्छा इसकी जगह HA भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव पार्ट और उसका नेगेटिव पार्ट को A से डिनोट किया जा रहा है। अगर इसको मैं वाटर में ऐड कर देता हूँ, अगर इसको हम सपोज करते हैं वाटर में ऐड करते हैं, अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये वाटर में ऐड होने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा और प्लस X नेगेटिव बनाएगा। बच्चों इस X नेगेटिव की जगह A नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए आगे जाके एक डेरिवेशन करनी होगी तो वहाँ बुक इसको HA के नाम से लेके चल रही है।
अभी बुक ने HX के नाम से इसको लेके चला है। अब इसका KC लिखें तो KC हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख देंगे, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, X नेगेटिव की कंसंट्रेशन, नीचे आपके पास आ जाएगा HX की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास है। अब इसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट था, बेसिकली वो बेस का काम तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन एज ए सॉल्वेंट है तो आपको पता है कि जो चीज़ एक्सेस में होती है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। इसको उधर आप लेके जा सकते हैं, तो यही फार्मूला मेरे पास बन जाएगा, KC इज इक्वल टू, हमारे पास इसमें आ जाएगा हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और इस जगह पे आ जाएगा जी X नेगेटिव की कंसंट्रेशन, नीचे आपके पास आ जाएगा इस साइड पे KC वाटर भी ले आए, KCH2O की कंसंट्रेशन इधर ले आए, तो नीचे इसके क्या रह गया, सिर्फ HX की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे होगी। अब हमें पता है कि KCH2O, कल हमने बात ये की थी बच्चों के KCH2O जो हमारे पास है वो K की इक्वल होता है, KCH2O ये इक्वल होता है K के। मैंने कहा था अगर बात यहाँ पे चल रही होगी वाटर की तो K के साथ W लिख देना, यहाँ बात चल रही होगी एसिड की तो K के साथ A लिख देना, अगर बात यहाँ बेस की कर रहे होगे तो K के बॉटम में B लिख देना, बेस लिख देना, इसलिए KCH2O K की इक्वल होता है। K क्या चीज़ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये K कौन सा आयनाइजेशन कांस्टेंट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए साथ A लिख देते हैं ताकि हमें पता चले हम एसिड की अभी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Ka इक्वल हो जाएगा इस वक्त H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, X नेगेटिव की कंसंट्रेशन, HX की कंसंट्रेशन, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार ये सारा टॉपिक पढ़ने में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ Ka बता दो, ये सारा टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ Ka, तो आप कहते हैं असल में ये Ka क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी लिखा होता है बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसकी बेसिकली जो Ka की वैल्यू है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम 3 केस इसमें याद कर लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो एक केस याद कर लो, इफ़ Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, अगर Ka की वैल्यू किसी भी एसिड की Ka ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपने उसके आगे लिख देना है वो स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड। इसी तरीके से हमारे पास अगर इफ़ Ka आपके पास आ जाता है इक्वल टू 1 to 10⁻³ यानी 1 हो या 10⁻³ के दरमियान हो, तो आपने लिखना है कि ये एसिड स्ट्रांग नहीं है बल्कि मॉडरेटली स्ट्रांग है, मॉडरेटली स्ट्रांग एसिड, ये मॉडरेटली स्ट्रांग एसिड है बच्चों। इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी एसिड का Ka, अगर हमारे पास किसी भी एसिड का Ka लेस देन 10⁻³ आ जाए तो फिर आप उसके बारे में लिख देंगे कि ये आपके पास वीक एसिड है, ये आपके पास वीक एसिड है। जैसे बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसकी Ka की वैल्यू है 1.85 × 10⁻⁵। बताओ ये एसिड वीक है या स्ट्रांग है। तो आपको पता है कि नेगेटिव में पावर जितनी बड़ी होती है वो इतनी वैल्यू छोटी होती है, तो ये 10⁻⁵ जो है 10⁻³ से छोटी वैल्यू है, तो इसलिए लेस देन जब 10⁻³ वैल्यू आ जाए तो फिर हम इस एसिड को क्या कहेंगे, लेस आ गया उससे, तो इसलिए ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड में आता है। एक इसमें छोटा सा फार्मूला और याद करवाया जाता है बच्चों को, यहाँ pKa का एक फार्मूला याद करना है। pKa ये क्या होता है, -log Ka की इक्वल होता है। pKa क्या होता है, -log Ka की इक्वल होता है। या इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pKa इक्वल होता है log
1/Ka के इक्वल होता है, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब pKa का एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है बच्चों, ये याद रखें कि pK इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के। pK इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के। तो जब आपके पास Ka मौजूद था बच्चों, बड़ा आसान रिलेशन था कि Ka ज़्यादा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, Ka कम होगा तो एसिड वीक होगा। तो pKa को इंट्रोड्यूस कराने की क्या ज़रूरत पड़ी कि क्यों आप pKa को ले आए कि आपके पास इससे कि pK छोटा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो आप कहते हैं बहुत सारे वीक एसिड हैं, बहुत सारे वीक एसिड हैं जिनकी Ka की वैल्यू नेगेटिव पावर में आती है, और जब नेगेटिव पावर में आती है तो उसको लिखना मुश्किल होता है। उनकी Ka की वैल्यू नेगेटिव पावर में आती है, उसको लिखना मुश्किल होता है। तो उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ताकि उसको लिखना आसान हो जाए, तो उसको pKa में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप इसी वैल्यू को आप pKa में कन्वर्ट करें, इसी वैल्यू को pKa में कन्वर्ट करें, तो फार्मूला आप लगाएंगे pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.85 इंटू 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आंसर आपके पास 4.73 कुछ इस तरह का आंसर आपके पास इसका आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों देखो, इस चीज़ को लिखना आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप 1.85 इंटू 10⁻⁻5 लिखें। तो इसलिए pKa को तब इंट्रोड्यूस कराया गया जबकि हमारे पास Ka बहुत छोटा हो, तो नेगेटिव पावर में मौजूद होता है, तो उसको आप pKa में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको लिखना आसान हो जाए। तो K एसिड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि pK एसिड की स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ